नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर पहले चरण में वोट डाले जाने हैं उस जगह पर हम मौजूद हैं। मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ और ये समूचा इलाका जेवर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा का, जहां पर आगे बढ़ते हुए इस पूरे एक्सप्रेसवे से लगते लगते इलाके जहां पर चुनाव होने हैं, तो उन 58 सीटों का पूरा हाल भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा जरूर था, लेकिन आज राज्यसभा की बारी थी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो करीब 1.5 घंटे तक वो बोलते रहे और इस दौरान उन्होंने अगर कांग्रेस न हो तो बोलकर आरोपों की सुनामी ला दी। आज हम कांग्रेस पर लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 मुख्य आरोपों की बात करेंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इसने विरोधियों की दुखती रगों को फिर से उजागर कर दिया। इसके अलावा खबरदार में हम बात करेंगे कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद चल रहा है उसे लेकर। स्कूलों में नियम बड़ा या धर्म, इसकी बहस फिर से शुरू हो गई है। हिजाब को लेकर कर्नाटक के स्कूलों में संग्राम छिड़ गया है। यूनिफॉर्म न पहनकर हिजाब को तरजीह देने वाली लड़कियों का सामना स्कूलों में भगवा गमछा पहने लड़के लड़कियों से हो रहा है और यही तनातनी जो है वो बड़ा संघर्ष बनी हुई है। कर्नाटक के स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर आने का नियम है, जिसके खिलाफ कुछ लड़कियों ने हिजाब पहना तो विवाद शुरू हो गया। इसके साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देंगे। यूपी चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें इस बार 623 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। पश्चिमी यूपी सभी पार्टियों के लिए अहम है, इसलिए सभी ने प्रचार खत्म होने से पहले अपना अपना संकल्प पत्र, वचन पत्र जनता के सामने पेश किया। लगभग सभी में मुफ्त चीजों का ऐलान किया गया। लेकिन खबरदार में हम शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस पर लगाए हुए आरोपों से। अगर कांग्रेस न होती तो इसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि सामने जितने भी कांग्रेसी सांसद थे वो सब बेचैन हो गए। हम एक एक करके आपको बताते हैं। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पिछली 5 ऐतिहासिक गलतियों की याद दिलाई। इसमें सबसे पहले 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी की बात कही गई। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल की ये काली तारीख आज भी देश के इतिहास पर अंकित है। इसके बाद पीएम मोदी ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के कत्लेआम का आरोप लगाया। 1990 में कांग्रेस की कमजोर नीतियों से हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात भी आज संसद में उठाई गई। कांग्रेस पर वर्षों से चले आ रहे परिवारवाद का आरोप भी लगाया गया और अंत में गोवा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने नेहरू की ऐतिहासिक भूल को फिर से याद दिलाया। करीब 1.5 घंटे के भाषण में पीएम मोदी बात तो देश की कर रहे थे, लेकिन इसके केंद्र बिंदु में कांग्रेस पर हमले दिखाई दे रहे थे। We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। There is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। They are weakening the links between our people. They are weakening the links between our languages. अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। A vision that India can be ruled by a stick from the center. Every time it has been attempted, that stick has been broken and smashed. कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया। अगर कांग्रेस न होती। आज पीएम मोदी ने एक ही झटके में कांग्रेस की सारी कमजोर नसों को दबा दिया। कांग्रेस के दामन पर अब तक जो दाग लगे थे उन्हें एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने उजागर किया। को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। देश में इमरजेंसी की काली तारीख हो या सिखों के नरसंहार का खूनी अध्याय, आज पीएम मोदी ने संसद में अपने जवाबी भाषण में कांग्रेस की हर उस दुखती रग पर हाथ रखा जिससे कांग्रेस वर्षों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को
कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। अगर कांग्रेस न होती। सियासत की पिच पर आज पीएम मोदी ने दूसरे दिन भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर शॉट्स लगाए। हालांकि कल भी पीएम ने कांग्रेस के खिलाफ खूब रन बटोरे थे। शायद टारगेट में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए आज कोई कसर नहीं छोड़ी। तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। We are completely isolated and surrounded. जिस तरह संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोपों की बॉलिंग की थी, उसी तरह पीएम मोदी भी पूरी तैयारी के साथ संसद में उतरे थे। उन्होंने हर उस बात का जवाब दिया जिस पर राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया था। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेतों हरे भरे होते हैं, और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए, तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई हैं, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। 1975 में संसद में पीएम मोदी का जवाब घूम फिरकर कांग्रेस को घायल कर रहा था। वो देश से जुड़े तथ्यों के साथ साथ अपने सियासी तर्कों से कांग्रेस के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहे थे। कोरोना काल में देश पर आए संकट का जवाब नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में दिया। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान, जग के मस्तर पर रोनी सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत के लोकतंत्र को पीएम मोदी के भाषण में चर्चा देश की हो रही थी, लेकिन उसका केंद्र बिंदु घूम फिरकर कांग्रेस पर ही ठहर जाता था। जाहिर है, जब कांग्रेस ने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है, तो उसके कालखंड की कमियां भी उसे सुननी ही होंगी। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। राज्य प्रगति करे तब देश की तरक्की होती है। मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, इतिहास गवाह है। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, गुजरात के साथ क्या 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 नहीं हुआ। लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन, आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए, मुख्यमंत्री के नाते मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमेशा दिल्ली में किसकी सरकार है सोच करके नहीं करते थे। लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था। अगर कांग्रेस न होती, पीएम मोदी की कांग्रेस न होती तो वाली बात आज सियासी गलियारों में ट्रेंड कर रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार के पिछले 70 साल वाले शासन पर हमला किया है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस न होती
तो आजादी ही नहीं होती और संसद भी नहीं होती। Under the Government of India Act of 1919, where instead of ordinary citizens sitting there, bejeweled princes and rulers would have been sitting there and singing the praises of Queen Elizabeth II. Thank God for the Congress that we have a Lok Sabha and a Rajya Sabha. पंजाब के बारे में कहा और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, जैसे कि वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है कि यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के मैं एक मैदानी भाषण ही दे दूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सीरियस बात नहीं, बात उन समस्याओं की करनी चाहिए थी जो हम लोगों ने उठाए थे। पीएम मोदी जिस तरह कांग्रेस की कमजोर नसों को दबा रहे थे, उससे पीड़ा होना स्वाभाविक है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे। लोगों को तैयार किया हुआ इस काम के लिए, लेकिन उनका तेवर और तरीका कांग्रेस को पसंद नहीं आया, इसलिए कई सांसद उठकर बाहर चले गए। लेकिन सियासत में इन सवालों से भागना कांग्रेस के लिए कभी आसान न रहा है और न आगे कभी रहेगा। आज तक ब्यूरो। वो मशहूर गीत आपने सुना होगा जिसमें तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। यहाँ पर तुम की जगह कांग्रेस ने जगह ले ली और होती तो कैसा होता नहीं होती तो कैसा होता, इसका जिक्र छिड़ गया। वंशवाद की भी बात खूब की प्रधानमंत्री ने। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस पर वो परिवारवाद के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार हमले कुछ अलग अंदाज में किए गए, कुछ और तीखे किए गए। कांग्रेस के जो नेता थे वो इतने बेचैन हुए कि एक बार ऐसा भी हुआ कि वो वॉकआउट कर गए सदन से। कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। जिस परिवारवाद का दंश गांधी परिवार वर्षों से झेल रहा है, आज पीएम मोदी ने उसी आरोप से एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया। हालांकि ये बात गांधी परिवार और तमाम पार्टियों के नेताओं पर लंबे समय से उठती रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने परिवारवाद की परिभाषा को अपने अंदाज में समझाया, क्योंकि पीएम मोदी का फोकस सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित था। जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। पीएम मोदी चुन चुन कर गांधी परिवार पर जो आरोप लगा रहे थे, उससे कांग्रेस का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने आप को इस तरह के आरोप सुनने की आदत डाल ली है। इसलिए पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के उस विचार का उल्लेख किया जिसे उन्होंने आजादी के बाद कांग्रेस से कहा था। यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। प्रधानमंत्री के परिवार पर आरोपों के जवाब में राहुल गांधी आज मीडिया के सामने नजर आए। पीएम के भाषण पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश के सवालों का जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें की। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है।
और ये बाकी जो 2 इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए। ये मजाक नहीं है, ये देश को कमजोर किया जा रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। वंशवाद के बाद पीएम मोदी ने अगला हमला राहुल गांधी के उस बयान पर किया जिसमें उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के बजाय राज्यों का संघ बताया था। इस बात पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदलने की सलाह दे डाली। If you read the Constitution of India, you will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। अगर कांग्रेस का होती। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना सीरियल वॉर था, जिसकी पहली किस्त सोमवार को लोकसभा में दिखाई दी थी, लेकिन संसद में आज पीएम मोदी के तेवर कुछ ज्यादा ही तीखे थे। मैं गिनता रहूंगा, गिनता। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है। देश में 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने गोवा का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को आज फिर याद करवाया। गोवा की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसने का मौका नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। राज्यसभा में पीएम मोदी की बातों को कांग्रेस ने एक चुनावी स्टंट बताकर सरकार पर हमला बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन ऐतिहासिक तथ्यों का इस्तेमाल करके कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा है, उसका दर्द कांग्रेस को लंबे समय तक रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद लंबा है। स्कूल के जो प्रशासन है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आप कोई भी धार्मिक सिंबल वाले पहनावे को पहनकर नहीं आ सकते हैं स्कूलों में, लेकिन ये सियासी रूप लेता जा रहा है। छात्राएं जो हिजाब पहनकर आ रही हैं स्कूलों में, उन्हें अब केवल स्कूल प्रशासन का नहीं बल्कि बाकी छात्र छात्राओं के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि भगवा गमछा पहनकर आ जा रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जो कि उस टकराव को दर्शा रही है। कुछ लड़के हैं जो भगवा गमछा डाले हुए हैं, हिजाब में लड़कियों को देखकर वो भड़क उठते हैं। जय श्री राम का नारा जैसे ही वो लगाते हैं, वैसे ही सामने से लड़कियां अल्लाहू अकबर का नारा लगाती हैं। ताज्जुब नहीं कि ये सियासी रूप लेता जा रहा है। Inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove it? We were wearing from childhood. Now they can't say no. We can't wear that. We cannot give up. This is something else. स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों को समानता का पाठ पढ़ना चाहिए। नियमों का पालन करने वाले सच्चे नागरिक बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में हालत ये है कि कोई हिजाब पहनने का अधिकार मांग रहा है तो किसी के अंदर भगवा गमछा पहनकर समानता पाने की आग जल उठी।
कुछ ऐसे भी हैं जो नीला गमछा लटकाए जय भीम का नारा लगाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हिजाब का मामला पहली बार नहीं भड़का। पहले भी कई बार स्कूलों में यूनिफॉर्म वर्सेस हिजाब का मुद्दा उठा है, लेकिन हर बार ये मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बन जाता है और दिल के किसी सॉफ्ट कॉर्नर में जगह बनाकर शांत हो जाता है। लेकिन ये मुद्दा धार्मिक न होकर नियमों के पालन या उसके उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर क्लास उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़ रहे। इसके लिए हम इधर से आ गए, अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको। संविधान और कानून से पूरा देश चल रहा है। नियमों का पालन करके देश के नागरिक एक सभ्य समाज के निर्माण की नींव डाल रहे हैं, तो ऐसे में धार्मिक आजादी के नाम पर हिजाब या भगवा एक नई सोच बन रहा है। Inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? And we're wearing from childhood. Now they can't say no. We can't wear that. We cannot just give up, ma'am. We cannot give up. This is something else. This is something else. Hijab. This is not a piece of cloth. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. कर्नाटक सरकार ने भी इस तरह के विवाद को शांत करने के लिए कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल या कॉलेज आना होगा। उडुपी के जिस कॉलेज में हंगामा शुरू हुआ, वहां 1 जनवरी को हिजाब पहनकर आने वाली 6 लड़कियों को क्लासरूम में जाने से रोका गया था। उन्हें स्कूल नियमों के मुताबिक यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा गया। इन लड़कियों ने हिजाब को मौलिक अधिकार बताया और हाई कोर्ट में याचिका डाली। हिजाब बनाम भगवा की जो लड़ाई इस कॉलेज में नजर आ रही है, उसकी शुरुआत तब नहीं हुई थी जब छात्राओं ने यूनिफॉर्म न अपनाकर हिजाब पहनना शुरू किया था। यह हंगामा तब हुआ जब बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं भगवा टोपी और गमछा पहनकर स्कूल चले आए और उन्हें घुसने नहीं दिया गया। हिजाब का विवाद किसी शहर या किसी एक स्कूल का विवाद नहीं, ये मुद्दा विचारों की लड़ाई बना हुआ है। नियमों के पालन पर जोर देने के बजाय इसे धार्मिक आजादी से जोड़ा जाता है, और भारत वो तो भावनात्मक देश है जो धर्म के नाम पर युग युगल पड़ा है। कॉलेज और स्कूल में एक विवाद चल रहा है, वो विवाद है हिजाब का। शाला का एक नियम है, एक सिद्धांत है, शाला और कॉलेज को आने वाले बच्चों एक समवस्त्र पहन के आना, ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड उल्लंघन करके कुछ मुस्लिम युवतियों ने बुर्का और हिजाब डाल के कॉलेज को आ रहे हैं। इससे वहाँ वातावरण बिगड़ गया है। और कॉलेज के लोगों को कहना चाहूँगा, स्कूल कॉलेज क्या है? ये शिक्षा सिखाने का एक मरकज है, ये एजुकेशन मैनर अखलाक का ये एक सेंटर है। आप यहीं से जो है सियासत और नफरत फैलाएंगे तो ऐसी कॉलेज का क्या मकसद? आप हमारे स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिखाया जाए, ऐसा नहीं होता। किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होता कि हम हिंदू के बच्चे को एडमिशन नहीं लेंगे, मुस्लिम के बच्चे को एडमिशन नहीं लेंगे। स्कूलों में हिजाब का मामला 3 साल पहले भी उठा था। तब ये तय हुआ था कि स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा, क्योंकि इसी वजह से सभी एक समान नजर आते हैं, सभी के अंदर समानता की भावना जगती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ लड़कियों ने फिर से हिजाब पहनकर आना शुरू किया और उन्हें रोका गया तो विवाद हो गया। कर्नाटक के कई शहरों में अब स्थिति खराब हो रही है। हुबली, दावनगेरे, बेंगलुरु और कलबुर्गी में कोई हिजाब के समर्थन में है तो कोई विरोध नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने लोगों से शांति की अपील की। बोम्मई ने कहा है कि मामला चूंकि हाई कोर्ट में है, लिहाजा इंतजार करना चाहिए। All the concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace, and the matter is coming before the High Court today. Let's wait for it.
मांड्या में आज हिजाब बनाम भगवा के बीच विचारों की एक ऐसी लड़ाई दिखी जो राजनीति के लिए परफेक्ट मटेरियल थी और इस तस्वीर पर राजनीति भी खूब। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। देश के 5 राज्यों में चुनाव है। हिजाब और भगवा ये राजनीति के 2 रंग बन गए और इसी वजह से ये मुद्दा अब देश का मुद्दा बन गया। और इस तरह से जो लोकतंत्र पर एक खतरा है ये और अधिकार का हनन है। हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाके देखें, हमारी हिंदू बहनें हिजाब पहनती हैं। कर्नाटक के अंदर कभी भी हिजाब पर कोई सवाल नहीं उठा। ये बीजेपी की सरकार जो इस बार आई है वो इस तरह के मुद्दों को ढूंढ रही है। एक तरफ हिजाब को धार्मिक आजादी कहने वाले हैं तो दूसरी तरफ धार्मिक आजादी के नाम पर नियम न मानने वालों पर सवाल उठाने वाले भी। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। स्कूलों में हिजाब पहनने या ना पहनने का मुद्दा कोर्ट में। कोर्ट ने भी आज ये साफ किया कि वो कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि इस मामले में जो संविधान कहेगा वही होगा। तो फिलहाल जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक तो नियमों के मुताबिक स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। उडुपी से शिवा मूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में 7 दौर में मतदान होने हैं और पहले चरण का जो मतदान है वो 10 तारीख को होने वाला है। उससे पहले आज शाम मतदान के लिए प्रचार की प्रक्रिया खत्म हो गई। ऐसे में हम आपको समझाते हैं कि 10 तारीख को जिन 58 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं वहां के समीकरण क्या कहते हैं, किसका पलड़ा किस ओर झुका हुआ इस समय नजर आ रहा है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण का प्रचार अभियान समाप्त हुआ। अब इंतजार है उन घड़ियों का जब पहले चरण का मतदाता घर से निकलेगा और ईवीएम में कैद कर देगा पहले चरण के प्रत्याशियों की किस्मत। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। बात अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की हो तो पहले चरण में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 58 सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 58 सीटों पर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी
आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। अगर पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम है, 25% दलित हैं, जाट मतदाता 17% हैं, राजपूत 8%, यादव 7% और गुर्जर 4% मतदाता हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।